नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं और अब देखिए बस दशहरे का त्यौहार हुआ और उसके तुरंत बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाना है। इसकी पूरी तैयारी हो रखी है और चुनाव आयोग जब घोषणा कर दे, हमारे साथ संजय ज्ञानेश्वर जी हैं। बात हम करेंगे महागठबंधन खेमे की। एनडीए खेमे में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर कुछ बात बनी नहीं है या कुछ फाइनल नहीं हुआ है। महागठबंधन में भी यहाँ तो सीएम के फेस को लेकर तक कांग्रेस नहीं कह रही है, ना ही डिप्टी सीएम, भले अपने अपने सब कह रहे हैं। आरजेडी कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश जी जाएंगे तो हम आएंगे, हमारे कनक्लेव में भी कहा था। मुकेश सहनी भी कह रहे हैं अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होगा। लेकिन जो होता ना ऑल ओवर कांग्रेस पार्टी सबको मिलाकर, तो इधर भी कुछ क्लियर नहीं है। क्लियर किधर भी कुछ नहीं है नहीं आलोक जी, महागठबंधन में बहुत ही ज्यादा हौच पौच है अभी तक। और बिहार के चुनाव को किस कदर गंभीरता से लिया जा रहा है इस बात को समझिए। देखिए, हम और आप तो बिहार में ही रहते हैं और यह सुनते रहते हैं कि जब विधानसभा का सत्र नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, तो तेजस्वी यादव कहीं चले जाते हैं। अब देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस की जिद भी सामने है और चुनाव का ऐलान 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में हो जाना है, तारीखें घोषित हो जानी वही है। दशहरा के बाद। हाँ, और देखिए, आपने कहा सीट शेयरिंग नहीं हुई है और राहुल गांधी कहाँ चले गए? राहुल गांधी चले गए दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर। अब दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर हुआ है, 4 देशों की यात्रा है उनकी। कोलंबिया भी जा रहे हैं, ब्राजील भी जा रहे हैं। अब कब आएंगे यह तो दिल्ली वाले जाने या राहुल गांधी के करीब जो हैं वह जाने। लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति में क्या सीट शेयरिंग हो पाएगी? क्या सीट शेयरिंग हो क्या पाएगी? संख्या का भी डिसीजन हो हाँ, पाएगा? संख्या का डिसीजन। देखिए, अब समस्या कहाँ फंसी है? समस्या तो वहीं फंसी है कि सीटों की बात छोड़ दीजिए। तेजस्वी यादव चाहते हैं पहले उन्हें सीएम मान लिया जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यह ऐलान कर दिया जाए, इसके बाद सीटों की संख्या। और कांग्रेस चाहती है कि पहले सीटें तय कर लीजिए। हाँ, 70 नहीं तो कितनी, देखिए 74 की तैयारी वे कर रहे हैं और फिर उन्होंने एक लिस्ट दी जिसमें यह कहा गया कि ये सीटें चाहिए। तेजस्वी यादव की परेशानी यह है कि सिर्फ कांग्रेस वाले ही नहीं, वीआईपी वाले भी आरजेडी की जीती हुई कई सीटें चाहते हैं। यह तेजस्वी यादव कैसे सौंप दे? लेफ्ट पार्टी भी। हाँ, लेफ्ट पार्टियों को जीती हुई सीटों से बहुत मतलब नहीं है। यदि आप लेफ्ट पार्टी की माले की कोई जीती हुई सीट ले रहे हैं, जैसी चर्चा घोसी को लेकर होती है कि राहुल कुमार जो जगदीश शर्मा के बेटे हैं उन्हें लड़ाया जा सकता है, तो बदले में मखदूमपुर जो आरजेडी की जीती हुई सीट है वह दी जा सकती है। कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ने में जोखिम है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने, अब जबकि प्रशांत किशोर भी हैं, नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव को जैसे ही रखते हैं, एक वर्ग जो है वह बिदक जाता है और उस वर्ग विशेष में कांग्रेस वोट में सेंधमारी की कोशिश करती है। तो पहले यह फैसला ही, और यह कांग्रेस का दबाव भी है। तेजस्वी यादव भी इस दबाव को मानने को तैयार नहीं है। लालू यादव कोई पंचायत नहीं कर रहे हैं। आपने देखा ना कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के दो सर्वोच्च नेता हैं। सोनिया गांधी अब कम सभाओं में जाती हैं या राजनीतिक सक्रियता कम हुई है कि बिहार में पटना में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई 24 सितंबर को और 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा मोतिहारी आई, लेकिन वहां कांग्रेस के समर्थक थे, लेकिन आरजेडी ने उस रैली की सफलता के लिए कोई मेहनत नहीं की, मतलब एक दूरी बनी हुई है। तो अब चले गए राहुल गांधी और कृष्णा अल्लाबरू प्रभारी हैं जो सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट करते हैं। कहने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसला तो राहुल गांधी को ही करना है। और कांग्रेस पार्टी यह मान कर, देखिए कई लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 2029-30 देख रही है, कि कांग्रेस को लगता है कि मेरा क्या लगा है, बिहार यदि हम जीत भी लेंगे तो मुख्यमंत्री मुझे नहीं होना है, और हम यदि हारते भी हैं तो हम कितना हारेंगे, 19 सीटों पर हम जीते हुए थे, कुछ सीटें और कम हो जाएगी। तो जितना नफा नुकसान है वह तेजस्वी यादव को होना है। उनका ही जो भविष्य होता है। हाँ, उनका ही भविष्य। यदि तेजस्वी यादव 2025 की रेस में पीछे छूट जाते हैं, नहीं बन पाते हैं, 2020 जैसा भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और देखिए, बिहार का चुनाव दिलचस्प है। देखिए, आपने नारा सुना होगा कि 2025 में 225, लेकिन कल अमित शाह ने इस जो टारगेट को क्यों कम कर दिया?
टारगेट कम कर दिया, 225 से 160 पर आ गए और उन्होंने कहा कि चौथी दीपावली 160 सीटों की जीत के साथ बिहार में मनाई जाएगी। पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए, दूसरी दीपावली जब महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए, तीसरी दीपावली जो जीएसटी में रियायत मिली और चौथी दीपावली 160 सीट जीत वाली। हाँ, जीत वाली। तो 225 से आप 160 पर क्यों आए? तो अब प्रशांत किशोर भी चिंता के कारण है। प्रशांत किशोर किसका वोट काट रहे हैं? प्रशांत किशोर सरकार बनाने नहीं जा रहे, सरकार के करीब भी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में एक मशाल जला दी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, अब देख ही रहे कि किस तरीके से सनसनी है। हर कोई डरा हुआ है किसकी फाइल खुल जाएगी। जैसे आप नदी में कोई कंकर मारते हैं तो जो पानी है ना वो अस्थिर हाँ होता है। अस्थिर, तो बिहार की राजनीति अस्थिर है और प्रशांत किशोर सिर्फ एनडीए के लिए चुनौती बन रहे हैं या एनडीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा कि हम राजद के मुसलमान उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलमान नहीं देंगे, बशर्ते राजद भी जनसुराज के मुसलमान उम्मीदवारों के खिलाफ मुसलमान न दे। यह शर्त आरजेडी मंजूर नहीं कर सकती है, लेकिन यदि प्रशांत किशोर ने 40 जो संख्या पहले बताई गई थी इसके आसपास संख्या होगी, यदि मुसलमान उम्मीदवार दे देते हैं तो फिर नुकसान किसका होगा? और फिर जो वह क्लास जिसे लग रहा है बिहार में परिवर्तन या बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा या जिन्हें लग रहा है कि नहीं बिहार अभी भी पिछड़ा है, तो वह वर्ग वह एनडीए को, लेकिन एनडीए को एक बात का भरोसा है कि जो हमसे गुस्सा है वह वापस तेजस्वी यादव के पास नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि हमसे बैर हो गया तो वह तेजस्वी यादव के पास चला गया। यदि तेजस्वी यादव के पास चला जाता तो तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत हो जाती। और प्रशांत किशोर ही इस बात को बार बार कहते हैं कि 25% से 32% वोट तो आरजेडी के पास है ही, लेकिन 32% से 25 से 32% से आगे यह नहीं बढ़ पाते हैं और नहीं बढ़ेंगे तो सरकार कभी यह नीतीश कुमार को अस्थिर नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं ला पाएंगे। वैसे प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी यह भी है कि बिहार में चाहे नतीजे जो हो नीतीश कुमार सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री, तो इस बात के संकेत मिलने कम हो गए हैं कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव को इंडिया ब्लॉक मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करने जा रहा है। नहीं, मतलब संकेत कम हो गए हैं, ठीक है ना, कमजोर पड़ रहे हैं। जो कहते हैं ना तूफान का बेग, वह तूफान का बेग कमजोर होता दिख रहा है। तो आंधी कम होती दिखाई पड़ रही है। अब इसका क्या असर होगा? और देखिए इसका कारण यह भी, अब इसके कारण क्या होने लगे हैं, अब मुकेश सहनी भी दबाव फिर से बनाना शुरू कर दिए हैं। मुकेश सहनी की पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील, उन्होंने आज फिर 60 सीटों की मांग दोहरा दी। उन्होंने आज फिर 60 सीट, जब मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग शुरू की थी तो कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव की ओर से कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए मुकेश सहनी से वक्तव्य दिलाया जा रहा है। लेकिन सीएम घोषित नहीं होंगे, नेतृत्व घोषित नहीं होगा, तो फिर डिप्टी सीएम कहां? अब सीएम घोषित हो भी, लेकिन डिप्टी सीएम की बात भी फंसी हुई है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि सीटों से कुछ समझौता कर लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम से समझौता नहीं करेंगे। तो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया जाए तो फिर राजेश राम का क्या होगा? केवल एक डिप्टी सीएम घोषित नहीं होगा, फिर राजेश राम को करना होगा, क्योंकि राजेश राम के अध्यक्ष बनने के बाद यह बात सच है कि जो रविदास का वोट है, जो राम का वोट है, जिस पर बसपा का अधिकार अधिक होता था और जहां बसपा का अधिकार नहीं होता था वह वोट एनडीए को प्राप्त होता था, वह वोट जो है अब कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की ओर मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना? तो फिर राजेश राम, अब राजेश राम भी डिप्टी सीएम हो गए, मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम हो गए, तो मुसलमान क्या झाल बजाएंगे? तो फिर वो ओवैसी की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, फिर वो ओवैसी की ओर क्यों नहीं जाएंगे? और मुसलमान यदि इधर से उधर हुए, प्रशांत किशोर अलग चैलेंज कर रहे हैं। और आपने देखा ही कि देखिए जो स्वतंत्र प्रेक्षक हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वह कह रहे हैं कि वक्फ बिल के बाद मुसलमान जो हैं बिल्कुल इंटैक्ट हैं। लेकिन आपने देखा कि ओवैसी अभी इन दिनों सीमांचल की यात्रा कर रहे हैं, सीमांचल की सभाओं में ओवैसी की भीड़, और हम बार बार कह रहे हैं कि वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां नजदीकी मुकाबले में जीत हार होती है, आपने देखा था कि
गोपालगंज का उपचुनाव याद कीजिए, 3000 वोट से हार गए थे। हाँ 3000 से भी कम वोट से कम ना। वोट से। आप बोछा याद कीजिए, जी। बोछा याद कीजिए, अगर मुकेश सहनी वहां नहीं लड़े होते तो फिर नहीं क्या लड़े होता? होते तो क्या होता। आप कुर्नी के नतीजे को देखिए, तो ओवैसी फैक्टर को भी। तो इसलिए देखिए डिप्टी सीएम तो नहीं ही ऐलान होगा इस बात के। अब देखिए यदि मुकेश सहनी भी हो गए, राजेश राम भी हो गए और कोई मुसलमान भी हो गया, तो मुसलमान किसकी पार्टी से होगा? आरजेडी से होना चाहिए। आज मतलब आरजेडी एक मुख्यमंत्री का पद भी लेगा, एक डिप्टी सीएम भी लेगा। एक डिप्टी सीएम भी लेगा। ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे होगा? क्योंकि आप अभी देखिए वर्तमान सरकार में यदि सीएम है नीतीश कुमार, तो 2 डिप्टी सीएम है बीजेपी के। तो फिर वहां तकरार होगा, वहां लड़ाई होगी कि और फिर तो यही बात हो जाएगी कि एमवाई वाली पार्टी हो जाएगी। फिर टैग भी लग जाएगा तो एम और वाई, इसके बाद तो कांग्रेस को भी 2 डिप्टी सीएम नहीं मिल सकता है, कांग्रेस को भी नहीं मिल सकता है, तो मुसलमान कहां से? और जब ये मुसलमान हो गए और राजेश राम भी हो गए, मुकेश सहनी भी हो गए और तेजस्वी यादव भी हो गए, तो वैसे भी राहुल गांधी इन दिनों आप देख रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति अधिक कर रहे हैं। तो पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति अधिक करने के कारण क्या हो रहा है कि जो सबन मतदाता, क्योंकि देखिए इस बार तेजस्वी यादव भी सबन उम्मीदवारों को कुछ टिकट देते दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी ही जानकारी है कि 3 अक्टूबर को प्रवक्ता के जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव जेडीयू के, वह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। बोगो सिंह आ ही गए। मुन्ना शुक्ला की पत्नी को लड़ाया ही जा रहा है। उधर राहुल शर्मा की चर्चा है, जगदीश शर्मा के बेटे की चर्चा है। उधर चनपतिया में एमएलसी सौरभ की पत्नी की चर्चा है, रश्मि रानी से। रश्मि रानी की चर्चा है। राहुल तिवारी पहले से लड़ते ही रहे हैं, सीमानंद तिवारी के बेटे लड़ेंगे ही। फिर कुछ और ब्राह्मण दिए जाएंगे और ऐड होंगे। तो आप यह सब कर लीजिएगा। तो कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति कर रही है। अब पूरा फोकस है कि भाई हम निजी क्षेत्रों में ठेका भी देंगे, यह भी करेंगे, वह भी करेंगे। तो सबन मतदाता, अब देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके बेटे के चुनाव भी लड़ने की चर्चा है कोटा विधानसभा क्षेत्र से, वह कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो फिर सबन मतदाता कहां? और देखिए सबन मतदाता कहां, कांग्रेस की चिंता यह भी होती है कि आरजेडी के जो नेता, कई नेतागण हैं इधर उधर वाले, वह क्या क्या कह देते हैं। अशोक महतो ने क्या कह दिया, भूरा बाल साफ करो। तो जैसे ही भूरा साफ करो की बात कही गई, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का मत है, यदि मुकेश सहनी के कारण मल्लाहों का मत है, इसके अतिरिक्त कोई मत महागठबंधन में तो आता दिखता नहीं है। लेकिन आप सवर्णों को फिर से वही गोलबंद कर रहे हैं। और यदि भूरा बाल का नारा गूंजता रहा, और मुजफ्फरपुर के जो विधायक थे मुन्ना यादव ना, जिन्होंने कहा शर्मा जी, झा जी और ये सारी बातें कही, मीनापुर वाले, तो ये लोग बोलते रहे। जिस तरीके से अत्तरी में बात हुई, फिर प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल ने कह दिया, मंगीलाल मंडल ने कह दिया रघुवंश प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर, तो फिर जो सबन, जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा था कि प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं, तो वह तेजस्वी यादव को रोकने के लिए फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन एक यहाँ पे ये भी है सर, जैसे अभी आपने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को जैसा कि सीएम डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाने से नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो प्रधानमंत्री हो गए। तेजस्वी यादव को अगर सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। खास करके जो एमवाई की भी बात होती है, चलिए हम वाई की ही बात करते हैं, यादव की बात करते हैं। यादव जाति में अगर हो जाए कि अगर तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे, मतलब ऐसे भावना फैल जाएगी, तो बहुत दिक्कत होगी, वोट नहीं मिलेगा। भाई हम तो यह कह रहे हैं कि आप चलिए सीएम मत घोषित कीजिए, आप बिहार के चुनाव का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव महागठबंधन, ये भी बोल दीजिए, यह तो बोल दीजिए ना। नहीं बोल रहे हैं। यह बोलने में क्या परेशानी है? जैसे हम मान ले कि बीजेपी ने भी अभी यह नहीं कहा, उनके कई नेता कहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अब तक इस बात की गारंटी नहीं दी है कि 2025 में एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बाकी सारे कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं। तो अब एनडीए की बात आपने कही, एनडीए में तारीख करीब करीब तय हो गई कि 5 अक्टूबर को अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, वही सब होगा, वही फुल एंड फाइनल हो जाना है। और अमित शाह की ताकत कितनी है तो पता ही है, कह दिया। राहुल गांधी चले गए विदेश यात्रा पर, और देखिए भाजपा ने प्रभारी की नियुक्ति कर दी, धर्मेंद्र प्रधान ने डेरा डंडा पटना में डाल दिया, अमित शाह लगातार आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी बन रहा है, और राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर होंगे। अब देखिए ना महागठबंधन में अब मुकेश सहनी की भी परेशानी है। मुकेश सहनी यह कह रहे हैं कि
कि अब नहीं तो कब नहीं। कब नहीं। अब लोग कहते हैं कि भाई महागठबंधन में देरी इसलिए भी की जा रही है कि फैसला तब करो जब एनडीए में सब कुछ लॉक हो जाए। अब यहां से कोई भाग ना पाए। अब यहां से कोई भाग ना पाए, यहां से भाग ना पाए, यह भी एक रणनीति है। लेकिन आपके पास चुनाव लड़ने का वक्त कितना मिलेगा? एनडीए के पास संसाधन भी है, एनडीए के पास नेता भी हैं, अमित शाह भी आ जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे, आसपास राज्यों के जितने जेपी मुख्यमंत्री हैं वो नड्डा आ आ जाएंगे। जाएंगे, योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। उनके पास तमाम चेहरे, केशव प्रसाद मौर्य हैं, मोहन यादव भी आ जाएंगे, भजन लाल शर्मा भी आ जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस भी आ जाएंगे, भूपेंद्र यादव भी शर्मा आ जाएंगे। हाँ, और आपके पास तो देखिए स्टार प्रचारक कौन है? स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव है। बहुत एक मुकेश सहनी नहीं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। राहुल गांधी कितनी यात्रा करेंगे? राहुल गांधी हर विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा सकते, हर विधानसभा क्षेत्र में। और आप जैसे जैसे कांग्रेस और राजद के कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं, आपने देखा ना कि एनडीए ने विधानसभा क्षेत्रों में जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया वह भाजपा, जदयू, आरएलएम, हम और एलजेपीआर का अलग अलग नहीं था। भले ही चिराग पासवान से बात अब तक नहीं बनी हो, लेकिन खबरें आ रही है कि चिराग पासवान की कई बातें मान ली गई है। जैसे मटिहानी सीट, जो 2020 में अकेली सीट थी जहां जीत मिली थी चिराग पासवान को, उनके उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीते थे जो बाद में जेडीयू में आ गए। उनके बारे में खबर है, अफवाह भी हो सकता है, हम फिर से कह रहे हैं। खबर यह है कि मटिहानी सीट एलजेपीआर के खाते में जा रही है और बेगूसराय सदर की सीट जेडीयू के खाते में जा रही है, बीजेपी के खाते में नहीं। और तेघरा की सीट जेडीयू से लेकर बीजेपी के खाते में जा रही है। बहुत उलटफेर हो रहा है। हाँ, बहुत सारे उलटफेर हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रह्मपुर की सीट, आपको याद होगा 2020 में वीआईपी पार्टी लड़ी थी, कैलाशपति मिश्रा के परिवार को टिकट नहीं मिला था, तो वीआईपी पार्टी तब एनडीए का हिस्सा थी, अब महागठबंधन का हिस्सा है। तो वीआईपी पार्टी यदि आज की तारीख में 28 सितंबर की बात करें तो खबर यह है कि बीजेपी ने अपने खाते में रखा है। लेकिन अब चिराग पासवान से फाइनल बातचीत में क्या होता है, क्योंकि हुलास पांडे को चुनाव लड़ना है, क्या होता है। अब देखिए राजकुमार सिंह भारत सरकार के पूर्व मंत्री आरके सिंह, और वह आरा के पूर्व सांसद और साफ गोई के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने क्या क्या कह दिया? उन्होंने कह दिया कि यदि भ्रष्ट, चरित्रहीन लुटेरों को टिकट दिया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। उन्होंने बाजाप्ता नाम ले लिया। उन्होंने राधाचरण शाह के बारे में क्या कहा, भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में क्या कहा, अमरिंदर प्रताप सिंह के बारे में क्या कहा, राघवेंद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या कहा, हमने और आपने सुना है। हाँ, लेकिन हम इसके बाद का वह वक्तव्य भी देख रहे थे। संजय कुमार झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जब उनसे राजकुमार सिंह की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि देखिए राधाचरण शाह और भगवान सिंह कुशवाहा एमएलसी हैं और जेडीयू किसको टिकट देगा नहीं देगा यह फैसला जेडीयू को करना है, बीजेपी के कोई नेता नहीं करेंगे, बीजेपी के नेता। लेकिन राजकुमार सिंह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह राघवेंद्र प्रताप सिंह बरहरा और भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर, यह आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा। तो जेडीयू और बीजेपी में भी अब देखिए कई बातें चल रही है कि जेडीयू वैसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने जा रही है जो संसद का चुनाव हारे हैं, सांसद नहीं बन पाए हैं। अब महाबली सिंह को काराकाट से टिकट देने की बात चल रही है कि अब देखिए काराकाट पर नजर आरएलएम की भी है। काराकाट के बारे में चर्चा चल रही थी कि वहां उपेंद्र कुशवाहा की बहू, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, महाबली सिंह को लोकसभा चुनाव के वक्त विराम दिया गया था। 2019 में वो चुनाव जीते हुए थे। 2024 में जब आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा आए तो महाबली सिंह को कहा गया कि आप रुक जाइए, आपको विधानसभा लड़ाया जाएगा। तो अब उनकी चर्चा हो रही है। अब देखिए आपको पता है कि कविता सिंह को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन कविता सिंह को कहां से लड़ाया जाए सिवान में? दरौंधा जहां से वो लड़ने की बात कर रहे हैं वहां बीजेपी जीती हुई है, ठीक है ना। अब संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए पूर्णिया में, तो संतोष कुशवाहा के स्वयं लड़ने की बात नहीं हो रही। संतोष कुशवाहा के बड़े भाई या भाई छोटे भाई जो भी हो उनके चुनाव लड़ने की बातें हो रही। अब बीजेपी में भी आपको पता ही है रामकृपाल यादव की चर्चा हो रही है कि वह दानापुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन औरंगाबाद में पेच फंसा हुआ है। औरंगाबाद में पेच क्यों फंसा हुआ है कि वहां भाजपा के भीतर ही दो दिग्गज हैं, रामाधार सिंह और सुशील कुमार सिंह, दोनों हारे हुए हैं। और इन दोनों में ऐसा 36 का रिश्ता है कि ये दोनों
आपस में इतना लड़ते हैं कि एक दूसरे की कब्र खोद देते हैं। तो वहां तीसरा मौका में अब गोपाल शरण सिंह को मिल रहा है और किसी को मिल रहा है, मुझे नहीं पता। अब देखिए, बिहार चुनाव समिति की घोषणा हुई बीजेपी की, उसमें अश्विनी चौबे को भी शामिल कर लिया गया। तो अश्विनी चौबे शामिल हो गए। अश्विनी चौबे अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं, अजीत सासू चौबे के लिए। हाँ, अजीत सासू चौबे। लेकिन भागलपुर में टिकट की मारेमारी ऐसी है कि मत पूछिए। शाहनवाज हुसैन भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह भी भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह सीमांचल के किसी दूसरे हिस्से में जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट के लिए 20 ब्राह्मणों ने उम्मीदवारी पेश की है। और ये जो शाहबाद का इलाका है, ये जो भोजपुर का इलाका है, वहां स्थानीयता की मांग इतनी तेज उठी हुई है कि भाई इनको शामिल करा लिया गया। यह जो आईपीएस प्राधिकारी आनंद मिश्रा थे, तो आनंद मिश्रा का कहां समायोजन किया जाए, नागमणि को शामिल कराया गया। नागमणि का जो पुराना परफॉर्मेंस है, जो 2 चुनाव उन्होंने अपने बूते लड़ा है, उसमें जितने मत आए हैं वह झकझोरता है, डराता है। ठीक है, आशुतोष कुमार को शामिल करा लिया गया। और चंदेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद में हार गए। चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में भी बात चल रही है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी पहले बात आई कि उनके बेटे की बात हो रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वह स्वयं लड़ना चाहते हैं, या नेतृत्व कह रहा है कि आप स्वयं लड़िए तो हम विचार कर सकते हैं। अब कहां अब उसमें कई सीटें आ जाती है। अब सीटों की बात कर लीजिए तो देखिए, उसमें अरवल की भी चर्चा होती है, कुर्था की भी चर्चा होती है, लेकिन इधर के दिनों में अतरी की ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अतरी में मनोरमा देवी आ गई, बेलागंज। हाँ, तो अतरी में वैकेंसी है। उधर जीतनराम मांझी जो हैं, अतरी और जहानाबाद दोनों सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। अब देखिए, मगध का तो पेच ऐसा फंसा हुआ है ना, शर्मा को वर्मा नहीं, वर्मा को शर्मा नहीं। अब जहानाबाद में ही देख लीजिए ना, जहानाबाद में जेडीयू जिसको टिकट देगा, यदि किसी भूमिहार को टिकट दे रहा है तो उनका विरोध कुशवाहा करेगा, उनका विरोध चंद्रवंशी करेगा, क्योंकि चंद्रवंशी को हराया गया वहां। तो जो सोशल फैब्रिक, जो सोशल इंजीनियरिंग जिसके मास्टर माने जाते थे नीतीश कुमार, जो गड़बड़ी हुई है ना, उसको लेकर भारी जद्दोजहद है आलोक जी। और इसे समझना होगा कि होता क्या है। आपने तो बताया था सबसे ज्यादा रिज्यूम कहीं गिरा तो टेकारी में 172 या 174 उम्मीदवार कांग्रेस के आवेदन किए हैं। कांग्रेस 172, हाँ, ठीक है ना, टेकारी में। लेकिन यदि कुर्था में अखिलेश सिंह के बेटे चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो टेकारी में हो सकता है कोई डांगी या कुशवाहा चुनाव लड़ जाए। हाँ, ये हो सकता है। और अभय कुशवाहा को लेकर बहुत तरीके की चर्चाएं मार्केट में हैं। उन चर्चाओं की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ तो तेजस्वी यादव को भी पता है, और तेजस्वी यादव भी पता करने में लगे हैं कि आखिर हुआ क्या। एक फिल्म का था वो, कितने दूर कितने पास। जी, कितने दूर कितने पास देखना होगा। लेकिन महागठबंधन की स्थिति है, अगर तेजस्वी यादव को चेहरा खुलकर डिक्लेयर नहीं किया गया, नेतृत्व करने के लिए नहीं कहा गया, ये अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि बार बार आरजेडी कह रही है, महागठबंधन एक साथ नहीं कर रही है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और एनडीए के भीतर भी क्या स्थिति है, 5 अक्टूबर को बड़ी मीटिंग है अमित शाह के यहाँ, वो भी सब तय होना है। देखना होगा पहले सीटों की घोषणा कौन करते हैं, और जो बाद में करते हैं वो कितना अपने लोगों को समेट कर रख पाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।